मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एम एस स्वामीनाथन के कोट के साथ। स्वामीनाथन जी कहते हैं, एंडिंग हंगर इज नॉट जस्ट अबाउट फूड, इट इज़ अबाउट एम्पावरिंग कम्युनिटी। तो देखो, बहुत ही प्यारा ये कोट है, रिलेवेंट कोट है। इसमें सिंपली यही बोला गया है कि किसी को फूड प्रोवाइड, किसी को खाना प्रोवाइड करने से अच्छा है हम जो रूट कॉज है जिसकी वजह से हंगर हो रहा है उसको एड्रेस कर दें, उसको ठीक कर दें। जैसे पॉवर्टी हो गया, हमारा एजुकेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो अगर उस चीज़ को हम ठीक कर दें तो हंगर को भी ठीक कर दिया जाएगा। यही स्वामीनाथन जी बोलना चाहते हैं। और एक हमारा और कोड है सिमिलर ही, यही इसका उसका भी मतलब है कि लैंडिंग हैंड टू समवन इज़ बेटर देन गिविंग अ डोल। मतलब कि किसी को भीख देने से अच्छा है कि उसकी थोड़ी सी मदद कर दो, उसको एम्पावर कर दो कि उसको भीख मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। सिमिलर कोड है, दोनों का एक ही मतलब है कि कम्युनिटी को एम्पावर करने की ज़रूरत है। और यही जो है हमारा आज का एडिटोरियल है, एम्पावरिंग कम्युनिटी। इसके अंदर बेसिकली, एडिटोरियल के अंदर बेसिकली जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। हमने कल भी लेट्स से ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में ही डिस्कस किया था। तो ये जो है एक और डायमेंशन जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर ऐड कर देगी। और हमारे CAPF एग्ज़ाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के जो है हमारे CAPF में एसेज पूछे जाते हैं। और इसके जो फॉर्डर पॉइंट्स है, इसके जो पॉइंट्स है, ये भी काफ़ी यूज़फुल है। आप जो डिफरेंट जो डायमेंशंस है, जैसे सोशल एम्पावरमेंट हो गया, मार्जिनलाइजेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब चीज़ों में भी ये जो आज का एडिटोरियल है इसके फोल्डर पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोड का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी की हेल्प करनी चाहिए, रूट कॉज को बेसिकली जो है एड्रेस करना चाहिए। यही जो स्वामीनाथन जी का कोट है उसका मतलब है। और यही आज का हमारा एडिटोरियल है। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। आप सभी को पता है हमारा क्या उद्देश्य है बच्चों, नॉलेज को एम्पावर करना, अपने नॉलेज पूल को एनहेंस करना, नॉलेज पूल को धीरे धीरे बढ़ाना। एक बच्चे ने कल बहुत ही प्यारा कमेंट करा था, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कि सर मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, आपका डेली ये जो डिस्पैच का डिस्कशन होता है, ये देखने से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरा जो एग्ज़ाम है पेपर 2 स्पेशली, उसमें मेरे को डाउट नहीं है कि ये क्लियर नहीं होगा या फिर मैं अटक जाऊंगा लिखने में। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के भी कि लेट्स से कि जो मेरी मेहनत है वो किसी के काम आ रही है। तो चलो बच्चों, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोरापुट उड़ीसा, बेसिकली ये इस एरिया के को लेके ये जो आज का एडिटोरियल है, केस स्टडी टाइप के आप मान सकते हैं। और ये बहुत ही रिलेवेंट भी है हमारे आज के डिस्कशन के लिए, हमारे टॉपिक्स के लिए। तो कोरापुट उड़ीसा की यहाँ पे बात की गई है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन रहती है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन की यहाँ पे बात की गई है बेसिकली, और बताया गया है कि इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम के होने के बावजूद भी जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो यहाँ पे पोवर्टी और अंडर न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं। कि जितने भी हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है, स्पेशली उड़ीसा की बात की गई है, इनके अंदर जो है माल न्यूट्रिशन हो गया, अंडर न्यूट्रिशन हो गया, पोवर्टी जैसी जो समस्या है वो देखने को मिल रही है, डिस्पाइट ऑफ की मल्टीपल गवर्नमेंट स्कीम्स है। जैसे हमारा मिड डे मील हो गया, जैसे हमारा ICDS हो गया, जैसे हमारा लाइवलीहुड प्रोग्राम हो गया, जितने भी प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम के बावजूद भी क्या है, हमें जो रूट कॉज है अंडर न्यूट्रिशन, जो रूट कॉज है पॉवर्टी, वो अभी भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक तरह से ये देखा जा सकता है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये एक तरह से फूड का काम कर रहे हैं। ठीक है, और स्वामीनाथन जी ने क्या बोला कि फूड प्रोवाइड कराने से अच्छा हमें उन्हें एम्पावर करना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो फूड है एक तरह से, और फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर भी जो है जो रूट कॉज है वो अभी तक हम एड्रेस नहीं कर पाए हैं, पॉवर्टी और अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो है हवा में बात कर रखी है, डेटा भी कोट कर रखा है। नेशनल फूड हेल्थ से जो हमारा होता है, हेल्थ सर्वे जो होता है, हाउस होल्ड सर्वे, नेशनल फूड हाउस होल्ड सर्वे जो होता है, इसके अंदर बता रखा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो है 43% जो चिल्ड्रंस हैं अंडर 5 वो स्टंटेड है। स्टंटेड मतलब कि उनकी जो एज है उसके हिसाब से वो थोड़े से छोटे हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है किसका, कि वो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं। 33% जो चिल्ड्रन है वहाँ पे अंडर वेट है, कि जितनी एज है उनकी उसके हिसाब से उनका वेट नहीं है। सिर्फ 70% जो चिल्ड्रंस हैं उनको एडिक्वेट डाइट मिलती है। ये ऑल ओवर इंडिया का है, बेसिकली डेटा देखा जाए तो ये ऑल ओवर इंडिया का है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हाउस होल्ड सर्वे जो होता है ये ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि 43% चिल्ड्रन स्टंटेड है, 33% अंडर वेट है, सिर्फ जो 17% है उन्हीं को जो एडुकेट डाइट मिलती है वो मिल पाती है। एडुकेट डाइट मतलब कि न्यूट्रिशनल डाइट जो होती है वो मिल पाती है।
और हमारी इंडिया के अंदर 50% जो वुमेन है वो एनीमिक जो प्रॉब्लम है उनसे जूझ रही है, मतलब कि आयरन की कमी होना खून के अंदर, उसे क्या कहते हैं, एनीमिया, उसकी प्रॉब्लम से जो है हमारी 50% जो वुमेन्स है वो जूझ रही है। ये हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है। तो देखो कहीं ना कहीं एक चीज़ साफ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है प्रयास कर रही है, ठीक है। हमने देखा कि मिड डे मील हो गई, आईसीडीएस, ऐसी आंगनवाड़ी जैसी स्कीम्स वगैरह जो होती हैं, उसके बावजूद भी जो रूट कॉज है वो तो एड्रेस ही नहीं हो रहा। अभी भी जो हमारी ऑल ओवर इंडिया है सेम प्रॉब्लम अभी भी है। मतलब क्या कि हम इन्हें डोल दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं एक तरह से, और जो उनका जो रूट कॉज होना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए कि अपने आप को जो है वो इन चीज़ों से उठाओ, वो चीज़ नहीं कर रहे, मतलब एम्पावर नहीं कर रहे कम्युनिटी को, जस्ट उसकी हेल्प कर रहे हैं हम। जैसे हमारे स्वामीनाथन जी ने बोला कि फूड देने से अच्छा तो है कम्युनिटी को एम्पावर कर दो, तो यहाँ पे हम तो सिर्फ फूड दिए जा रहे हैं, फूड देने के बाद भी रूट कॉज सॉल्व नहीं हो रहा। ये चीज़ हमें इस कॉन्टेक्स्ट में दिख रही है, इस पैराग्राफ में दिख रही है। तो हमारे स्वामीनाथन जी की एक फाउंडेशन है, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। इनका कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है जो इस पर्टिकुलर एरिया में चलाया गया। इसके अंदर बेसिकली न्यूट्रिशनल लिटरेसी प्रोग्राम चलाए गए कि कैसे डाइट को इम्प्रूव करना है, कैसे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करा जा सकता है। तो इसको लेके हमारे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी यहाँ ये केस स्टडी है बेसिकली, उसके अंदर एक अप्रोच, एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था न्यूट्रिशनल सेंसिटिव फार्मिंग अप्रोच। न्यूट्रिशनल सेंसिटिव फार्मिंग अप्रोच बेसिकली इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो था कम्युनिटी को एनकरेज किया गया कि हम डाइवर्सिफाई करें अपने क्रॉप कल्टीवेशंस को, ठीक है। अब हमने कल देखा था अपने आप यहाँ पे कि ट्राइबल जो लोग होते हैं वो सस्टेनेबल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो उनको बताया गया कि अपनी जो फार्मिंग है उसको डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। सैनिटेशन, साफ सफाई हो गई, हाइजीन वगैरह हो गई, उसको प्रमोट किया गया। बताया गया है कि कैसे इंप्रूव करने से डिफरेंट जो डिजीजेज हैं वो कैसे दूर होते हैं। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि डिजीजेज से क्या होता है कि हम न्यूट्रिशन लेते हैं, लेने के बाद जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती बॉडी, ऐसे का ऐसा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे सैनिटेशन और हाइजीन को लेके भी ध्यान दिया गया इस न्यूट्रिशनल सेंसिटिव फार्मिंग अप्रोच के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, कम्युनिटी एम्पावर करने के लिए, कम्युनिटी बेस्ड जो है ये हमारा न्यूट्रिशनल इनिशिएटिव है, ये बताया गया यहाँ पे। उसके बाद एजुकेट किया गया फैमिली को कि हेल्थी फीडिंग प्रैक्टिस क्या होती है, कैसे करानी चाहिए, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे इस इनिशिएटिव के अंदर न्यूट्रिशनल सेंसिटिव फार्मिंग अप्रोच जो इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट जो है, उसके अंदर सारी चीज़ की गई। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे जो है हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ना कि हेल्प करनी है हमें, कम्युनिटी को एम्पावर करना है, तो कम्युनिटी को बताना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है जो वो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। जैसे हमने सर्वे के अंदर देखा, हमारे जो हाउस होल्ड सर्वे था इसके अंदर देखा कि रूट कॉज क्या है, उस रूट कॉज जो है वो करेक्ट नहीं हो पा रहा है, डिस्पाइट ऑफ कि गवर्नमेंट जो है इतनी सारी इनिशिएटिव, इतनी सारी स्कीम्स वगैरह लेके आ गई है। तो यहाँ पे ये कम्युनिटी बेस्ड जो अप्रोच है इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि डाइवर्सिफाई, सेंसिटाइजेशन, फीडिंग वगैरह ये चीज़ है। फर्स्ट स्टेप क्या था इसमें, फर्स्ट स्टेप था सबसे पहले कम्युनिटी को अवेयर करना कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। इसके लिए क्या किया गया कि उनकी हाइट और वेट को मेज़र किया गया, वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, एडोलेसेंट्स हो गए, उनकी हाइट और वेट को मेज़र किया गया, डेटा को कलेक्ट किया गया और विलेजर्स को बताया गया कि देखो ये तुम्हारा न्यूट्रिशनल स्टेटस है। तो जब हम जो है अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस से जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे जब परिचित होंगे तभी तो उसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। वही चीज़ जो हमने एक एडिटोरियल में डिस्कस करी थी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको प्रॉब्लम मानना चाहिए। तो ये हमारी इस अप्रोच में भी वो दिख रहा है। उसके बाद क्या किया गया कि हर एक विलेज से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया गया। तो देखो ये यहाँ पे कोई जो है डोल नहीं दे रहे, कोई भीख नहीं दे रहे इस इनिशिएटिव के अंदर। इसके अंदर कम्युनिटी अपने आप को इंप्रूव कर रही है। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ सजेशंस दे रहे हैं। तो देखो इसी को कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड एम्पावरमेंट, कम्युनिटी एम्पावरमेंट। तो ये बहुत अच्छा है कोट करने के लिए। अगर कोई ऐसे लिखते हैं तो एक पैराग्राफ में अगर इसको कोट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होती है कि कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव कैसे जो है बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक विलेज से लाया गया, ठीक है। उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई कि बैलेंस डाइट क्या होती है, हाइजीन कैसे करते हैं, चाइल्ड फीडिंग कैसे होती है, न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ाना वो कैसे करना है। उसके बाद रोल प्लेइंग, ग्रुप डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें की गई, ठीक है। ये चीज़ें अभी आगे आएगी कैसे किया गया। इसके अंदर बेसिकली था क्या, चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इस पैराग्राफ को स्किप करके। इसके अंदर था क्या बेसिकली इस इनिशिएटिव के अंदर कि जो
इसी के अंदर चूज किया गया कम्युनिटी न्यूट्रिशनल चैंपियंस, ठीक है। जो हमारे ट्रेनर्स थे, जो हमने देखा ना यहाँ पे कि एक रिप्रेजेंटेटिव था, इसको नाम दिया गया रिप्रेजेंटेटिव को क्या, कम्युनिटी न्यूट्रिशनल चैंपियंस, CNC। बेसिकली इनका क्या काम क्या था, इनको अब पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें गलत है, ठीक है। हमारे ही विलेज में से एक रिप्रेजेंटेटिव है जिसको ट्रेनिंग दी गई बेसिकली इस और हमारे फाउंडेशन के द्वारा, स्वामीनाथन जी के फाउंडेशन के द्वारा, तो इन्होंने ट्रेनिंग दी, इसका नाम रखा कम्युनिटी न्यूट्रिशनल चैंपियंस, कि इसको पता है कि कैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाना है, कैसे नहीं बढ़ाना है। अब इसका काम क्या था, इसका काम था अवेयरनेस को फैलाना। कैसे अवेयरनेस को फैलाएगा, घर घर जाके फैलाएगा नहीं, कहाँ, जहाँ वर्कर्स फार्म में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पे जाके फार्मर्स को बताना कि जो है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी लेके आनी है, नई नई क्रॉप्स लेके आनी है, डाइवर्सिफाई करना है क्रॉप्स को। चाय के ऊपर चर्चा होती है, उस पर ये जो है अपनी अवेयरनेस फैलाएंगे ये जो कम्युनिटी न्यूट्रिशनल चैंपियंस है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे मीटिंग होगी, उसके अंदर अवेयरनेस फैलाई जाएगी। फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हमारे शिवाजी महाराज करते थे, फेस्टिवल का यूज़ करके जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है अवेयरनेस फैलाते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी कम्युनिटी न्यूट्रिशनल चैंपियंस जो है वो सेम चीज़ करेंगे, फेस्टिवल्स का यूज़ करके अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट बेसिकली यही निकला कि पहले जहाँ पे इसका रिजल्ट बेसिकली निकला, देखो ये बता रखा है कि कम्युनिटी न्यूट्रिशनल जो चैंपियंस है 200 मैन और वुमेन 70 विलेज से ट्रेन किए गए, जो अभी देखा हमने, ठीक है। इसका रिजल्ट निकला कि पहले जहाँ पे 2-3 क्रॉप पे जो है हमारे जो हाउस होल्ड डिपेंड करते थे, एक गेहूँ हो गया, एक चावल हो गया, ठीक, एक कोई और सा हो गया, तो वही यहाँ पे देखने को मिला कि इस अवेयरनेस फैलाने के बाद जो 60% जो हाउस होल्ड थे वो उन्होंने अपने क्रॉप्स को बढ़ा लिया, ठीक है। उनकी जो क्रॉप वैरायटी थी पहले 4 थी, अब 9 से 11 हो गई। तो देखो मल्टीपल ग्रेन्स वो ले रहे हैं, ठीक है। पहले तो सिर्फ चावल पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, चावल ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, फिर मक्के का वो कर रहे हैं, उसके अंदर चने का आटा मिक्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कर आके वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर इनटेक को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद उनके पास होम गार्डन था, पहले वो क्या करते थे, सिर्फ 5 मंथ तक उसको जो है खेती वगैरह करते थे। अब उनको अवेयरनेस फैलाई गई तो 50% जो हाउस होल्ड थे वो उस होम गार्डन के अंदर 7 से जो 9 मंथ है उसके अंदर काम करके जो नई नई क्रॉप्स है वो उगाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रखा है कि इनिशिएटिव, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव से बेसिकली क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे चेंज होता है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद और क्या हुआ, देखो और बता रखा है कि जो विलेजर्स थे अब वो कलेक्टिवली डिमांड करने लगे। पहले इंडिविजुअली करते थे, अब उनको बता दिया कि कैसे कलेक्टिवली सारी चीज़ करनी होती है, क्योंकि हमारे जो चैंपियंस थे हमने देखा था अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिमांड करी कि नए आंगनवाड़ी सेंटर्स होने चाहिए। तो पहले ये जो विलेज था लेचा विलेज, जिसके नाम कर रखा है, इसका नाम थोड़ा सा याद रखना, कहीं कोट करने का मौका मिले कर देना, ठीक है। तो ये जो लेचा विलेज था, पहले यहाँ पे कोई आंगनवाड़ी सेंटर नहीं था। तो हमारे जो ये चैंपियंस थे, कम्युनिटी न्यूट्रिशनल चैंपियंस, इन्होंने क्या करा, विलेज में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद एक रेजोल्यूशन पास करा, उसको फिर ब्लॉक लेवल पे भेजा और फॉलोअप कराया। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर कम्युनिटी को एम्पावर करते हैं तो ग्राउंड लेवल पे जो डेमोक्रेसी होती है, जो हमारे महात्मा गांधी जी कहते थे कि ग्राउंड विलेजेस में जो है हमारा इंडिया बसता है, तो ग्राउंड लेवल से जो है वो ऊपर तक जो है रिप्रेजेंटेशन के द्वारा डेमोक्रेसी फॉलो होती है, कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बेसिकली बढ़ रहा है। ये यहाँ पे बोलने वाली बात है कि बॉटम अप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हमेशा हम किस चीज़ को बोलते हैं कि जो है ऊपर वाले जो है रूल बनाते हैं फिर नीचे तक आते हैं, लेकिन अगर हमने कम्युनिटी को एम्पावर कर दिया, जैसे हमने देखा स्वामीनाथन वाली जी की फाउंडेशन ने करा, तो यहाँ पे ये जो फॉलोइंग होती है ये बॉटम टू अप हो रही है। तो ये चीज़ भी एक यहाँ पे अच्छी हो रही है कम्युनिटी को एम्पावर करने से, कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसके साथ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला कि वो जो आंगनवाड़ी पहले नहीं था अब वो बन गया और ऑपरेशनल है, चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो कम्युनिटी फूड सिक्योरिटी के इनिशिएटिव से वो भी रिवाइव हो गए। जैसे एक डिफंक्ट ग्रेन बैंक था कि विलेजर्स जिनके पास सेल्फ ज़्यादा फूड होता था, जैसे कि लेट्स से कि होता नहीं है कि मिलजुल के बांटते हैं, जो ट्राइबल्स लोग होते हैं कि सारे लोग जो है इकट्ठा कर लेते हैं कि कभी बुरा टाइम आएगा, तो काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी टाइप का। तो वैसे करके जो एक ग्रेन बैंक था पहले वर्किंग में नहीं था, अब वो वर्किंग में हो गया, रिस्टार्ट हो गया। उसके बाद जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज हैं वो विलेजेस में डिस्कस होने लगी, स्पेशली ग्राम सभा मीटिंग के अंदर, और धीरे धीरे प्लान बनाया गया कि हंगर फ्री विलेज को क्रिएट करेंगे। तो देखो
सिंपल ये एग्जाम्पल है कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव का, कि अगर हम कम्युनिटी को एम्पावर कर देते हैं तो हमारी आधी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। ये जो हमारा कोरापुट विलेज है, केस स्टडी जो यहाँ पे शेयर कर रखी है, ये एकदम जीता जाता एग्जाम्पल है कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट से कुछ भी चीज़ जो है पॉसिबल है, चाहे वो हंगर हो, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल में रिप्रेजेंटेशन हो, वो सारी चीज़ पॉसिबल है अगर हम कम्युनिटी को एम्पावर कर दें। उसका ये एग्जाम्पल है, तो इसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा से अच्छे समझने की ज़रूरत है। उसके बाद लॉन्ग टर्म चेंजेस यहाँ पे क्या क्या देखने को मिले, कि जो पहले मोर फैमिली, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली क्या करती थी कि लैंड को लीज पे दे देती थी, अब उसने क्या करा, खुद ही फार्मिंग को करने लग गई। उसके बाद एक पैडी फील्ड के बाद उसको फील्ड को खाली छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे पल्सेस को जो है, जो हमारी दालें होती हैं उसको पोस्ट हार्वेस्ट किया गया, ताकि जो सॉइल की जो मॉइस्चर है उसको अच्छे से यूज़ कर सके। बेटर डिसीजन मेकिंग हुई, जो इक्वालिटी है वो आई, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव्स हैं कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट आप सुनते होंगे कि हमें अपनी फंक्शनिंग कोड, हमारी वर्किंग जो है उसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। तो ये क्या चीज़ है, ये वही तो है डिसेंट्रलाइजेशन की, ग्राउंड लेवल से जो है वो सारी चीज़ें हो रही है। एक बार हमने क्या कर दिया, कम्युनिटी को एम्पावर कर दिया। तो यही जो मॉडल है, ये जो कोरापुट विलेज का जो मॉडल है, यही हमें थ्रू आउट द इंडिया अप्लाई करना चाहिए अगर हमें इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अचीव करनी है। तो यही बच्चों आज का एडिटोरियल था, आज का हमारा डेली डिस्पैच डिस्कशन का जो मेन थीम था वो यही था, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो आपके लिए क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 के लिए, पेपर 2 के लिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी अचीविंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। बहुत ही प्यारा जो है ये हमारा आज का क्वेश्चन है, ऐसे राइटिंग का बेसिकली क्वेश्चन है। तो इसको प्रैक्टिस करना, लिखना, लिखने के बाद जो है डिस्कशन ग्रुप में शेयर करना, ताकि बच्चे जो हैं वो रिव्यू करें आपका ऐसे, और आप भी जो है बच्चों का रिव्यू करो, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे लिखते हैं, डेली लिखते हैं, कुछ कुछ बच्चे हैं वो फ्लक्चुएशन में लिखते हैं, लेकिन लिखना चालू करना ही पड़ेगा। अब फॉर्म निकलने वाले हैं अगले महीने, तो ज़्यादा देरी नहीं है, अब ज़्यादा दिन नहीं है। फॉर्म निकलने के बाद वैसे ही जो है प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अभी नहीं लिखना चालू करा है तो जल्दी लिखना चालू करो, क्योंकि ये जो अभी एम्प्लॉयमेंट आएगी इसमें ही जो है आप हो जाएं, ये मैं भगवान से दुआ करूँगा। तो बच्चों बस मेहनत करो, मेहनत करोगे तो फल तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि बिना नाव चलाए नैया पार नहीं होती, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो यही आपको भी करना है कि पतवार चलाते रहना है, मेहनत करते रहना है, सफलता तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि कैसे हमें उसमें जाना है डिस्कशन ग्रुप में, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो सबसे पहला लिंक है टेलीग्राम का है, वहाँ से जाके आप डिस्कशन ग्रुप में जा सकते हैं। इसकी PDF भी वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट, ठीक है, 2013 लोकपाल लोकायुक्त एक्ट। बेसिकली इसके अंदर अभी क्या हुआ कि हमारे जो लोकपाल हैं उन्होंने बोला कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट है और वो इस एक्ट के अंदर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दी, बोला कि ये तो जुडिशरी की जो फ्रीडम है कहीं ना कहीं उसको हार्म करेगी। तो ये इशू चल रहा है बेसिकली, देखा जाए तो न्यूज़पेपर के अंदर अभी कोई जजमेंट वगैरह नहीं आई है, लेकिन हमको थोड़ा सा जानना बनता है कि इस एक्ट के अंदर है क्या, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर आ रखा है, 2 दिन हो गए, 2 दिन से कंटिन्यू आया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हमारा ये जो लोकायुक्त और लोकपाल जो एक्ट ये है, बेसिकली इसका ओरिजिन देखते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो ARC रिपोर्ट थी, ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1966 की, उसके अंदर बेसिकली बोला गया था कि हमें एक लोकपाल की ज़रूरत है करप्शन और अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश करने के लिए पब्लिक ऑफिशियल की। करप्शन वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा था उस टाइम पे, तो बोला कि एक लोकपाल होना चाहिए करप्शन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। तो 2013 तक आते आते बहुत सारी फ्लक्चुएशन देखी, इधर देखा उधर देखा, कोई एक्ट आया कोई नहीं आया। उसके बाद फाइनली 2013 में हमारा लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आ गया, जिसके अंदर बोला कि जो यूनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे होगा लोकपाल और स्टेट लेवल पे होगा लोकायुक्त, ठीक है। आइडिया बेसिकली स्वीडन से लिया था, स्वीडन में सबसे पहले आया था, वहाँ पे ऑम्बुड्समैन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका ओरिजिन, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। चेयरपर्सन कौन होगा लोकपाल का, देखो चेयरपर्सन होगा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजेस हो सकता है, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन हो, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है। तीनों में से कोई भी हो सकता है चेयरपर्सन। उसके बाद मेंबर कितने होंगे, टोटल मेंबर 8 हो सकते हैं। 8 में से कंडीशन है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। टोटल 8 मेंबर होंगे, 8 में से जो 15% है वो जुडिशियल ऑफिसर होंगे,
जुडिशियल वाले मतलब जजेस वगैरह होंगे। उसके बाद जो 50% है वो SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन कम्युनिटी के होंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि SC ST वुमेन और माइनॉरिटी, ठीक है, इन कम्युनिटी के होंगे जो बाकी 50% है। 50% जुडिशियल, 50% इन कम्युनिटी के, वुमेन वाला भी है, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किसकी रिकमेंडेशन के? सिलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन के। सिलेक्शन कमीशन में कौन कौन है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, चेयरपर्सन है, लोकसभा के स्पीकर है, उसके बाद अपोजिशन लीडर हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, और एक एमिनेंट जूरिस्ट है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखने वाला है कि लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन मेंबर आते हैं, कितना टेन्योर रहता है, 5 साल या 70 साल की एज। मतलब क्या कि अगर उनकी 70 साल हो गई तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, या फिर 5 साल पूरे हो गए तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। जुरिडिक्शन कौन कौन सी आती है? इनके अंदर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, इनके अंदर मिनिस्टर, MPs, ग्रुप जो भी ऑफिसर ABCD के होते हैं वो सारे लोग आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड एंटिटीज़ हैं वो भी इसके अंदर आती है। थोड़ा सा याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड एंटिटीज़ जो हैं वो भी इसके अंदर आती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, करप्शन ये सारी चीज़ों का जो है वो सारी चीज़ जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि इसके पास प्रोसिक्यूशन पावर है, लोकपाल के पास अपनी खुद प्रोसिक्यूशन विंग है। मतलब क्या कि लेट से कोई दोषी हुआ तो ये प्रोसिक्यूट खुद करेगा, इसके पास खुद का विंग है, ठीक है। अब केसेस जो होंगे उसकी टाइमलाइन भी है कि 90 दिन के अंदर जो है अपना केसेस को, एटलीस्ट जो फर्स्ट वाली जो इंक्वायरी है उसको 90 दिन के अंदर करो। टोटल जो इन्वेस्टिगेशन है 6 मंथ के अंदर खत्म करो। एक्सटेंडेबल है कि अगर नहीं खत्म हो पाती तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं किसके अंदर? हमारे लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के अंदर। थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये अभी चर्चा के अंदर है, थोड़ा सा अभी चल रहा है इसके ऊपर। तो जिस पे डिसीजन नहीं हुआ उसको तो साइड में रख दो, बाकी ये जो है इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो अभी ये क्वेश्चन में कमेंट करने के लिए क्यों बोलता हूँ, ताकि मुझे पता लगे कि आप डेली देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ठीक है। आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो रही है नहीं हो रही है। अब देखो जो बच्चे डेली देखते हैं मुझे पता लग जाता है, वो कमेंट करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन कमेंट करते हैं, तीसरे दिन गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी, इसके साथ कंसिस्टेंट रहो तभी कुछ है रिजल्ट मिलेगा। अगर 1 दिन देखोगे 2 दिन देखोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कंसिस्टेंसी से हमेशा रिजल्ट मिलता है, कंसिस्टेंसी हमेशा हमें इम्प्रूव करती है। तो कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ये जो आप कमेंट करते हो यही आपकी अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेजोराना 1 क्या चीज़ है? बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने अभी जो है एक अनाउंस करा है कि वो एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लेके आया है जिसका नाम है क्या? मेजोराना 1, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट की चिप है क्वांटम कंप्यूटिंग वाली मेजोराना। अब क्वांटम कंप्यूटिंग जो होती है उसका पोटेंशियल ज़बरदस्त होता है। लेट्स से कि एक कैलकुलेशन मान लीजिए बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, साइंटिस्ट लोग वगैरह करते हैं जो तारे और चंद्रमा वगैरह इन सब के जो है डिस्टेंस और पता नहीं क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए। तो जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर है वो तो उसको सालों में करेगा, मिलियंस ऑफ ईयर में करेगा, लेकिन ये जो हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग वाला जो है ये उसे मिनट्स में कर देगा। तो उससे कितना फास्ट है आप सोच सकते हैं खुद ही, ठीक है। लेकिन चैलेंज है उसके अंदर एरर आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो मेजोराना 1 ये चिप बनाई है ये ज़्यादातर एरर रेजिस्टेंट है कि इसमें अंदर कम थोड़ा सा एरर आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना। मेजोराना 1 क्या होती है। अब थोड़ा सा क्वांटम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्वांटम की जो बिट्स वो, देखो जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें बिट्स होती है, इसमें क्या होता है क्यूबिट्स होती है, ठीक है। क्यूबिट्स के साथ 2 बहुत ज़्यादा स्पेशल वर्ड है जो क्वांटम के साथ जुड़े हुए हैं, एक सुपर इम्पोजिशन, एक एंटेंगलमेंट, ठीक है। इन दोनों वर्ड को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन से क्या होता है कि वो मल्टीपल जो है कंप्यूटेशन कर सकता है, टास्क कर सकता है, और जो एंटेंगलमेंट है वो उसकी स्पीड बढ़ाती है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझी, लेकिन इनका वर्ड का मतलब क्या होता है? ये मल्टीटास्किंग बना देता है, मल्टीटास्क करवा देता है। सुपर इम्पोजिशन से, एंटेंगलमेंट से स्पीड बढ़ जाती है। सुपर इम्पोजिशन क्या होता है? देखो एकदम सिंपल शब्दों में तुम्हें समझाता हूँ। 1 रुपए का कॉइन है, ऊपर उछालो, ठीक है। ऊपर उछाला, अब रखोगे तो क्या आएगा? या तो 1 आएगा या फिर उसका पीछे वाला वो जो हेड आएगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये है बिट, ये है बेसिकली पोजीशन। एक पोजीशन आ रही है, 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। अब लेट्स से कि तुमने सिक्का उछाला और देखा तो क्या आ रहा है? हेड भी आ रहा है और टेल भी आ रहा है। तो ये क्या चीज़ है? ये है सुपर इम्पोजिशन की दोनों चीज़ आ रही है। समझ गए सुपर इम्पोजिशन क्या होती है? अब एंटेंगलमेंट क्या होता है? एंटेंगलमेंट से स्पीड बढ़ती है। एंटेंगलमेंट कनेक्टिविटी को कहते हैं बेसिकली। कनेक्टिविटी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती इस एंटेंगलमेंट की। लेट्स से सपोज करो कि आप हो गए, आपका दोस्त हो गया, ठीक है। उनको एक जादुई बॉल पाई, दोनों बॉल आप दोनों ने ले ली, एक चला गया लंदन, एक रह गया इंडिया में, ठीक है।
अब उस बॉल का कलर आपने चेंज करा ब्लू, दूसरे का कलर अपने आप ब्लू चेंज हो गया। ये क्या चीज़ है? एंटेंगलमेंट। समझ आ गया? ठीक है, सुपर इम्पोजिशन, एंटेंगलमेंट, दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? तीनों वर्ड, क्यूबिट्स भी, तीनों वर्ड क्वांटम केयर। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये भी सुर्खियों में, विवाद में है। क्या चीज़ है यहाँ पे? देखो, जो हमारे डिसेबल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, जो डिसेबल्ड लोगों के लिए, हित के लिए लड़ते हैं, उन्होंने बोला कि ये जो सेक्शन 9(1) है डिजिटल, ये हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो है, इसके अंदर जो है PWD वाले जो हैं, हमारे पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाले जो हैं, जिनके साथ कुछ डिफॉर्मिटी है बॉडी के अंदर, उनके लिए यहाँ पे बोला है कि उनका जो डेटा है, उनका डेटा एक्सेस करने के लिए जो है उनका कंसेंट जो है गार्जियंस देंगे। मतलब क्या कि लेट से किसी, और बच्चा हो चाहे बड़ा हो, दोनों के लिए ये है। तो यहाँ पे इसको लेके हो गया कि इसी को लेके जो हमारे एक्टिविस्ट है वो बात कर रहे हैं कि इन्फेंटलाइज कर रहे हैं तो PWD वालों को, सबको बच्चा बता रहे हैं कि इनके लिए जो कंसेंट है वो कोई और लेगा, उनके गार्जियंस लेंगे। ये टोटल जो है विवाद में चल रहा है। और ये जो चीज़ है, ये डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी जो नेगेट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हो गया और UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया। इसको जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर भी रिकॉग्नाइज्ड की गई है उनकी जो डिसीजन कैपेबिलिटी है, लेकिन उसके अंदर नेगेट कर रहे हैं जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है। ये बेसिकली जो है न्यूज़पेपर के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा न्यूज़पेपर के अंदर चल रहा है तो हमें थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये चलेगा, थोड़ा सा विवाद में चलेगा। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड। थोड़ी सी जजमेंट भी जो है प्राइवेसी लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। जजमेंट का नाम भी याद रखना क्योंकि पूछता है कभी कभी। एक हो गया हमारा AP शाह कमेटी, जस्टिस पुत्तास्वामी जजमेंट। दोनों चीज़ कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? प्राइवेसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा ये याद रखना। ठीक है, पुत्तास्वामी में तो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स भी बोला था, हमें ये पता भी है। ठीक है, स्कोप, इसका जो स्कोप है बेसिकली जो है, जो हमारे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग है उसके ऊपर अप्लाई होगा इन इंडिया। कहाँ पे अप्लाई होगा? इन इंडिया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग में। मतलब जो भी आपका डेटा वगैरह है उस पर अप्लाई होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी डेटा है, क्योंकि ऑनलाइन तो फाइनली डेटा आएगा ही आएगा ना, उस पर अप्लाई होगा। ये हमारा जो एक्ट है। अब इसके अंदर टर्म्स को कुछ डिफाइन कर रखा है। फिड्यूशरीज क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार ये डेटा फिड्यूशरी क्या है, डेटा प्रिंसिपल्स क्या है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो। अमेजोन पे गए, आपने जो है ग्रीन टी ऑर्डर करी, अमेजोन पे गए, जो है आपने एक पेंसिल ऑर्डर करी या फ़ोन ऑर्डर करा, एप्पल का आईफोन ऑर्डर करा। ठीक है, आपका डेटा गया किसके पास? अमेजोन वाले के पास। अमेजोन कौन हो गया? फिड्यूशरी। ठीक है, और तुम्हारा जो डेटा गया, तुम कौन हो गए? डेटा प्रिंसिपल। बस खत्म, इतना ही है। ठीक है, तो ये क्या है? अमेजोन है हमारा डेटा फिड्यूशरी, हम कौन है? सॉरी, डेटा प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और तो जो डेटा फिड्यूशरीज हैं वो बताएंगे भाई कि पर्पस क्या है तुम्हारा डेटा इकट्ठा करने का, क्या मेथड है, ये सारी चीज़ें जो है बतानी पड़ेगी, ऑब्लिगेशन है, फॉलो करना पड़ेगा फिड्यूशरीज को। फिड्यूशरीज मतलब अमेजोन वाले को। अपोलो में गए इलाज कराने के लिए, ठीक है, तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, तुम कौन हो? डेटा प्रिंसिपल। तुम्हारा डेटा मेडिकल डेटा बन रहा है ना, तुम कौन हो? डेटा प्रिंसिपल। और फिड्यूशरीज कौन है? अपोलो वाले। ठीक है, ऐसे ही करके सारी जगह पे होता है। कहीं भी तुम्हारा डेटा कहीं जा रहा है, जो ले रहा है फिड्यूशरीज, तुम कौन हो? डेटा प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये यहाँ पे बता रखा है कि जो पर्सनल डेटा है, देखो ये देखा है ना, यूजर कौन है? डेटा प्रिंसिपल। यहाँ पे भी दे रखा है, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। जो तुम्हारा पर्सनल डेटा है वो सिर्फ तुम्हारी कंसेंट के साथ ही प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब बता रखा है यहाँ पे कि पर्सनल जो डेटा है तुम्हारा सिर्फ तुम्हारी कंसेंट के साथ जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। पर्सनल डेटा की बात कर रखी है। लेकिन यहाँ पे जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं उनसे कोई जो कंसेंट लेने की रिक्वायर नहीं है। कौन से केसेस में? अगर वॉलंटरी प्रोवाइड करा रखा हो, गवर्नमेंट बेनिफिट या स्कीम्स वाला हो, या मेडिकल इमरजेंसी वाला हो, वहाँ पे लेजिटिमेट यूजर जो हैं उनसे रिक्वायर्ड नहीं है। ये लेजिटिमेट यूजर कौन हो गए? देखो, गवर्नमेंट वाले लोग हो गए, आधार वाले लोग हो गए, ये सारे के लेजिटिमेट यूजर ही तो हैं। और कौन है लेजिटिमेट यूजर? जो कानूनी रूप से जो है उनको यूजर बता दिया गया है कि ये जो है डेटा का यूज कर सकते हैं, वो है लेजिटिमेट यूजर। उनको कंसेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इशू में आएगा, देखना पक्का, ये कहीं ना कहीं इशू में आएगा। इसी के लिए इसकी कंट्रोवर्सी होती है कि प्रोटेक्शन के अंदर जो है गवर्नमेंट को फ्री फुली जो है वो प्रोवाइड करा दिया गया डेटा विदाउट एनी कंसेंट। ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो चाइल्ड हो गए और पर्सनल विद डिसेबिलिटी हो गए, वो कंसेंट इसको लेके अभी चल रहा है। ठीक है, उनकी कंसेंट ज़रूरी है
पेरेंट्स के द्वारा या फिर उनके गार्जियन के द्वारा, लॉफुल गार्जियंस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी कुछ मैकेनिज्म है, इसके अंदर डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होगा, ठीक है। कौन जो है डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, क्योंकि तुम्हारी कंप्लेंट वगैरह भी तो कुछ होगी ना, तभी उसको भी तो सुनना पड़ेगा। कौन ये जो है ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारे डेटा फिड्यूशरीज हैं, जैसे हो गए हमारे अमेजोन वाले, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, हमारे ये हो गए टिकटॉक वाले हो गए, हमारे ये हो गए फेसबुक वाले हो गए, आपके ये हो गए इंस्टाग्राम वाले हो गए, इनके पास भी तो डेटा आ रहा है ना। तो ये कौन है, डेटा फिड्यूशरीज हैं। इनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, उनको कि सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज है कि इनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है। तो ये कौन हो गए, एसडीएफ हो गए, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज। वही फिड्यूशरीज होंगे, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी कि ये स्पेशल है, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज हो गए। इनको अपने यहाँ पे एक जो है डीपीओ अपॉइंट करना पड़ेगा, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो इंडिया में रहेगा, ठीक है। कंप्लेंट वगैरह जो भी ग्रीवांस वगैरह होगा वो ये देखेगा। मतलब क्या कि आपके डेटा के साथ कुछ होता है, छेड़छाड़ वगैरह होती है, तो ये जो ऑफिसर है उसको हैंडल करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूजर्स राइट है, जो आप यूजर्स हैं उसका राइट कि आपको समरी वगैरह रिसीव होगी कि भाई मेरा डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, सारी चीज़ आप करेंगे, एक्सेस करनी पड़ेगी बस। उसके बाद एनफोर्समेंट, यहाँ पे एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी है, जो कंप्लेंट वगैरह होगी, लेट से ये जो हमारा डीएफओ है वो तो उन्हीं का आदमी होगा ना, हमारा थोड़ा ना होगा, गवर्नमेंट का थोड़ा ना होगा, वो तो उन्हीं अमेजोन वालों का आदमी होगा। अगर कुछ वहाँ वो ऊंच नीच कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोर्ड भी है, ये भी देख लेगा उसको। इसके पास जो है सिविल कोर्ट की पावर है। तो आई होप ये जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी था सारी चीज़ कि एप्लीकेबल एप्लीकेशन अगर देखते हैं तो बहुत ईजिली समझ आ जाता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया। तो बच्चों इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। समझ आ गया ना, कौन फिड्यूशरीज है, कौन प्रिंसिपल है, कौन ये डीपीओ अपॉइंट करेगा, कौन जो है ये बोर्ड है क्या करेगा, कौन लेजिटिमेट यूज़र है, सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। बहुत ईजी था ये वाला तो, ठीक है। एक बच्चे ने मैसेज भी करा था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, चलो आप न्यूज़पेपर में आ गया तो बन गई, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, छोटी छोटी न्यूज़ है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जैसे शक्तिमान बोलता था सेम यहाँ पे वैसे। ये शम्मी भाई हमारे जो है फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं, जिन्होंने 200 जो है ओडीआई वनडे इंटरनेशनल विकेट ली है। तो थोड़ा शम्मी भाई का नाम याद रखना। उसके बाद है हमारे रोहित जी हमारे बन चुके हैं सेकंड क्विकेस्ट टू कंप्लीट 11,000 रन इन ओडीआई क्रिकेट। तो थोड़ा सा इनका नाम याद रखना है। थोड़ा क्रिकेट वगैरह के बारे में भी हमारा ये जो यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम है पूछता रहता है कभी कभी, शायद इंटरेस्ट होगा। तो आज की डेली डिस्कशन में मेरे प्यारे बच्चे इतना ही है। अगर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, पसंद आया ना आया हो, समझ आया हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।